हेलो दोस्तों। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इंप्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस है, जो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स एक इंटरनेशनल बेस्ड सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नजर में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोडक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल
आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें आए दिन किसी न किसी चीज के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी जरूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर ले कि वो आपके वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सके। हैबिट 3, सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों है, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा इसके बारे में, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि जरूरत पड़ने पर आप न बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इंपॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफी मजेदार लगता है, मगर कुछ रीजन से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसीलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने जरूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफी बेनिफिट देगा।
जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कंपीट करने से ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग रन में देखे तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में ही आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा, इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूं और मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा है, तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मा पहन के उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें
ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज सिनर्जी का मतलब है दैट होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नजर से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास जरूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नजर आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करे कि बस आप सही है और दूसरा बांदा गलत है। उस इंसान के नजरिए से भी समझने की कोशिश करे। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेट है। जब आप दूसरों के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करे, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रीन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रीन्यू रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आप अपनी स्पिरिट को भी रीन्यू करने की जरूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोजमर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद जरूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हो या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीजें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सके। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि अर्न योर नेगवायर लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन है तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हो। आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है।
आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए हैं और मैं अब थक कर चूर हो गया हूं, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना 100 यानी अपनी आरी को शार्पन करने की जरूरत है, और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेजी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास सा शार्प करने का यानी अपनी आरी को तेज करने टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज को इफेक्टिवली कट करने के 100 यानी आरी को तेज करने की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रीन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको शार्पन करने की जरूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूले। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखे। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुने, और जब आप कोई चीज बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसा कि अरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है।